मध्य प्रदेश कांग्रेस भले 4 उपचुनाव और 2023 की तैयारी में है, लेकिन पार्टी के भीतर क्या अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दरअसल गुरुवार को कांग्रेस की बैठक में तमाम पदाधिकारी तो पहुंचे, पर खंडवा लोकसभा से दावेदार अरुण यादव और उनके छोटे भाई विधायक सचिन यादव नहीं पहुंचे। तो क्या ये रणनीति का हिस्सा था या कुछ और? क्योंकि पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का बयान यही कह रहा है, कांग्रेस में गड़बड़ तो है, हालांकि पार्टी सब सामान्य बता रही है। हो सकता है कुछ काम आ जाता है, बेचारे बड़े बिजी हैं, कॉलेज वाले चलते हैं और तमाम उन लोगों का बड़ा उनकी 1000 एकड़ जमीन का काम, बारिश, ये सारा सिस्टम है। तो खेती राजनीति के क्षेत्र में करो या खेत में करो, बराबरी। अरुण यादव जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष रहे हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं। इससे पहले कई बार कमलनाथ जी से मिलकर गए, यहाँ पीसीसी में हर मीटिंग में आए। और सज्जन वर्मा अरुण यादव को जहाँ तक सवाल, ये दोस्त हैं, नोकझोंक चलती है। मामला कांग्रेस का है और कांग्रेस के सीनियर लीडर ही तंज कसें तो जाहिर है बीजेपी को बोलने का मौका मिलेगा। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तक ने कांग्रेस पर निशाना साधने में देर नहीं की। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पहले भी कुछ कह चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी, जो ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं, जो उनका आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। दरअसल कमलनाथ जी ने हमारे मित्र सज्जन वर्मा जी के कंधे का इस्तेमाल किया है, और जिस व्यक्ति ने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया उसमें अपनी भूमि 60 एकड़ बताई है, उसे कमलनाथ जी ने सज्जन वर्मा जी के द्वारा 1000 एकड़ बता दी। अब आप कल्पना करो कि कमलनाथ जी ने खुद ने, सज्जन वर्मा जी ने साबित किया कि भू माफिया किस पार्टी में है। सहकारिता आंदोलन के प्रणेता इसके पिताजी रहे, बैठक में नहीं बुलाया। इससे भी आप दूसरी बात का अंदाजा करो कि ये ओबीसियों के प्रति इनका सोच क्या है। कांग्रेस दमोह फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का मिजाज अलग है और कांग्रेस की गुटबाजी के साथ नेताओं के अलग अलग समीकरण है। ऐसे में वही फॉर्मूला इन सीटों पर काम कर पाएगा, क्योंकि पार्टी में जो नजर आ रहा है उसका इशारा तो कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कुछ तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या सज्जन सिंह वर्मा के तंज ने दी मनमुटाव की बात को हवा? क्या कमलनाथ से नाराज चल रहे अरुण और सचिन यादव? क्या कांग्रेस की कलह से भारतीय जनता पार्टी को मिला बल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस की कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी किसी कारण, कभी किसी कारण, कभी अजय सिंह जी कुछ बोलते हैं तो कभी नूरी खान जी कुछ बोलती हैं, कभी सज्जन सिंह वर्मा जी कोई बयान देते हैं तो कभी अरुण यादव जी कुछ बोलते हैं। बोलें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ये बयान आपसी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए होते हैं, विरोधाभासी होते हैं, तो एक चिंता की लकीर कांग्रेस के माथे पर निश्चित रूप से खिंच जाती होगी। भले ही न दिखाई देती हो, लेकिन अदृश्य लकीर खिंच ही जाती है कि कैसे आखिर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी जब आपस में ही उनकी तकरार है। आज जिस प्रकार से अरुण यादव जी, जो कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई उसमें अरुण यादव जी और सचिन यादव दोनों लोग शामिल नहीं हुए, तो अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हैं तो
बहुत ही अजीब सी बात है कि कौन किसके साथ है, कौन कहाँ शामिल नहीं है। अगर वो तेरी महफिल है तो ये मेरी महफिल नहीं है। बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है कि आखिर एक छत्र छाया के नीचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कब आ पाएंगे। और ये जो कलह है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर होती है और कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं उन्हें तंज कसने का मौका मिल जाता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। यशपाल सिंह सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे साथ हैं चर्चा में। रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ हैं। परम आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं रामकिशोर जी, पूछ लेता हूं, खैरियत है रामकिशोर जी? जी बिल्कुल खैरियत है। नहीं, खैरियत कांग्रेस की पूछ रहा हूं। जी नवीन जी बिल्कुल खैरियत है, कांग्रेस में बिल्कुल खैरियत है, किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। ये भाजपा वालों को तो यही ढूंढते रहते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। अरे भाई अपनी पार्टी को देखो, अपने प्रत्याशी को देखो। आप वहां खंडवा से किसको लड़ाना चाहते हैं? कैलाश विजयवर्गीय को लड़ाना चाहते हैं या उनको मोगे जी को या अर्चना चिटनीस जी को या उनके बालक को हमारे कुमार सिंह जी चौहान के सरगुन, किसको लड़ाना चाहते हैं उसकी चिंता करें। कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बढ़िया है, एकजुट है। कल बढ़िया मीटिंग हुई है और सब लोगों ने ठीक से चर्चा की है और आने वाला चुनाव बिल्कुल ताकत से लड़ेंगे। कोई मनमुटाव नहीं है। ये जबरदस्ती मनमुटाव की बातें भाजपा के लोग चिल्लाते हैं। वो संभावित प्रत्याशी है अरुण यादव जी, संभावित प्रत्याशी। स्वाभाविक प्रत्याशी जो हैं, वहां खुल के ये बयान का, इस बयान के क्या मायने कि उनके कॉलेज हैं, 1000 एकड़ जमीन है, ये सब पूरा विवरण देने की क्या जरूरत है? हलफनामा क्यों दिया जा रहा है उनके बारे में? केवल के व्यवसाय में भी है, बाकी बात। सज्जन भाई से आप पूछे, सज्जन वर्मा जी से पूछेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरा तो ये कहना है, कल मीटिंग की बातें बता रहा हूँ तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वो वहां के संभावित प्रत्याशी है, मीटिंग में आएंगे। किसी को अगर कोई विरोध होगा, कोई बात आएगी तो सामने आना चाहिए और वो इसीलिए सामने नहीं आए कि किसी जिसको भी खुल के बात करना है वो अपनी बात रखे, वहां वो बात रखे, प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख सकता है। अगर वो उपस्थित रहेंगे तो हो सकता है बात नहीं आएगी, इसलिए खुली बात थी। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, न कोई तकरार है, न कोई किसी का मनमुटाव है। कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव खंडवा का लड़ेगी और जीतेगी। यशपाल जी 2 चटाई और लगाने के मूड में है क्या? नहीं नवीन जी, देखिए आज का जो डिबेट का विषय है और आपने जिस प्रकार से अपने एजेंडे के बिंदु तय किए हैं और उनको जिस प्रकार से आपने डिस्प्ले किए हैं, देखिए नवीन जी, मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस में कलह है कि कलह में कांग्रेस है, और कांग्रेस की राशि और कलह की राशि दोनों की राशि एक ही है। तो कलह और कांग्रेस के बीच में एक जब राशि फल है तो कांग्रेस का भविष्य नापा जा सकता है, परखा जा सकता है, देखा जा सकता है। नवीन जी देखिए, इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है और जिस क्षेत्र के लिए होती है, जिस क्षेत्र के दावेदार कहें या पूर्व सांसद की भूमिका में कहें, और अपने आप को भी अरुण यादव जी पीसीसी के अध्यक्ष जब थे तब से लेकर के और सांसद थे तब से लेकर के, और आज भी खंडवा उनका क्षेत्र और उपचुनाव की रणनीति को लेकर के नवीन जी अगर कोई बैठक भोपाल में होती है और उस भोपाल में यादव द्वय श्री अरुण जी को भी और श्री सचिन जी का नहीं आना, तब जब मीडिया में चर्चा का विषय बनता है। और इस बीच यदि निकल करके आता है तो मीडिया के जो समन्वयक है नरेंद्र सलूजा जी, उनका जो ऑफिशियल बयान निकल करके आता है नवीन जी, उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। बैठक में स्वयं कमलनाथ जी ने स्वीकार किया है नवीन जी, और उन्होंने ये बात रेखांकित करी है कमलनाथ जी ने, जिसका प्रेस नोट जारी हुआ है कि मुकाबला भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है। इसका तात्पर्य यह है कि संगठन के साथ जो समन्वय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और समन्वय के साथ जो ताकत है, उस संगठन की ताकत को कमलनाथ जी भांप गए हैं। और तब जब अब नरेंद्र सलूजा जी आगे फिर प्रेस नोट को बढ़ाते हैं तो कमलनाथ जी की बात कहते हैं जो मीटिंग में उभर करके आई है कि कभी कांग्रेस
को अभी अपनी क्षमतावान लोगों की पहचान करना पड़ेगी। मतलब अरुण यादव कहीं ना कहीं क्षमतावान नहीं है, और इसीलिए सज्जन भैया ने जो कहा कि राजनीति की खेती करे, कि खेती की राजनीति करे। अब मुझे नवीन जी ये समझ में नहीं आ रहा कि खेती की कौन सी राजनीति होती है। राजनीति की तो राजनीति होती है, लेकिन 1000 एकड़ भूमि के वे मालिक हैं, बड़े बड़े उनके कॉलेज है, बड़े व्यस्त रहते हैं। और जैसा नरोत्तम जी ने कहा कि पिछले चुनाव में उनके हलफनामों में कितने एकड़ जमीन थी, और आज सज्जन जी ये कह रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन के मालिक है। तो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में जो उन्होंने एक निर्वाचन आयोग को जो हलफनामे दिए हैं, जो शपथ पत्र दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं, सज्जन भैया बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ विधायक है, मेरी शंका का समाधान अभी भी नहीं हुआ है। वो चटाई 2 तैयार करवा ली है क्या सर? नहीं, हमको चटाई तैयार कराने की नवीन जी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास न दरी है, न जाजम है, न चटाई है, न कुर्सी है। सिर्फ आपसी गुटबाजी है, आपस में द्वंद्व है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में। ये स्वयं कहां लेटेंगे, कहां बैठेंगे, इनका दल तय करे, इसमें हम कोई तय करने वाले नहीं है। वैसे आपके मतलब राम राज्य चल रहा है, स्वर्ण वर्षा हो रही है आपके यहाँ भी, ऐसा नहीं आ जाती हैं उड़ती हुई, कोई नहीं, लेकिन अब राम राज्य में ही ऐसा होता है। प्रकाश जी, मतलब कलह में कांग्रेस है या कांग्रेस में कलह है, एक नई परिभाषा यशपाल जी ने गढ़ी है, और ये वाकई में इस पर कांग्रेस को विचार मंथन करना चाहिए कि अब बिल्कुल एक विस्मयादि बोधक कांग्रेस ने अपने ऊपर खड़ा कर लिया कि आखिर एक पार्टी जो इतना बड़ा झटका अभी खा चुकी है, जो इतना बड़ा दंश झेल चुकी है, बावजूद इसके 4 लोग मिलकर एक राय नहीं बना पाते, एक मतलब इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं। एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम की इन्हें जरूरत है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो सब सहमत हों। आज अरुण यादव जी और सचिन यादव जी का ना आना इतनी बड़ी बैठक में, और वो भी जब वो खंडवा के चुनाव को लेकर और बाकी उपचुनावों को लेकर हो रही हो, उस पर कोई दलील, उस पर कोई स्पष्टीकरण आपको लगता है कि लोगों के गले उतर जाएगा सर? गले उतरने वाला है। पार्टी की भीतरी राजनीति कुछ भी रही हो, लगता है कि पार्टी की भीतरी राजनीति में समन्वय की कमी है, या कमलनाथ जी के इशारे पर वे खुद उस बैठक में नहीं गए, जैसा कि कहा जा रहा है। यह संभव है कि कमलनाथ जी के इशारे पर अरुण यादव नहीं गए हों, सचिन यादव नहीं गए हों, लेकिन खंडवा का उपचुनाव बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के द्वारा उनके निधन के कारण खाली हुई सीट है। दूसरी बात है कि बीजेपी की अपनी सीट है, तो बीजेपी कांग्रेस को यहाँ से केवल जीतने की आशा है, और अगर जीतेगी कांग्रेस तो उपलब्धि होगी, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं जीतती तो कांग्रेस कुछ खोएगी नहीं, क्योंकि खंडवा की सीट उनकी अपनी नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह है नवीन जी कि जिस तरह कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है, वैसी गुटबाजी बीजेपी में भी नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी सत्ता के नीचे है, कांग्रेस की गुटबाजी सत्ता के ऊपर आ गई है। इसलिए लोगों के निगाह में पूरी की पूरी गुटबाजी साफ साफ नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। नवीन जी जी, यशपाल जी, चूंकि सीट तो आपकी ही थी और आपके वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट थी, तो नंदू भैया की सीट जो है बचाना, उस गौरव को बचाना, उनकी उस धरोहर और थाती को बचाना आपकी जिम्मेदारी भी है, और आपके ऊपर एक मोरल प्रेशर भी होगा, कहीं ना कहीं नैतिक दबाव भी होगा। तो कांग्रेस की ये कलह इस दबाव में बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आपको दिखाई देती होगी। तो कुछ और नया करने के विचार में है भारतीय जनता पार्टी? देखिए नवीन जी, जैसे आदरणीय प्रकाश जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की यह सीट थी, और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो जीत के लिए लड़ेगी या हार के लिए लड़ेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं नवीन जी के नंदू भैया की जो हमारी सीट गई, हमने नेतृत्व भी खोया है, हमने बहुत बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि को खोया है। उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, उनके किए गए कामों को
जो उनके सपने थे उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और वो एक नेतृत्वान क्षमता के धनी थे संगठन में भी और जनप्रतिनिधि के रूप में भी। उन्होंने लंबे वर्षों तक खंडवा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और मैं मानता हूं कि खंडवा से लेकर के और अजमेर तक, जिसमें मंदसौर है, जिसमें इंदौर है, ये सारी जो संसदीय क्षेत्र सामान्य वर्ग की से बनकर के आती है। प्रकाश जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, मेरे मार्गदर्शक है, उनको पता होगी कि चुनिंदा इस मालवा और निमाड़ की जो सीटें होती जो सामान्य वर्ग से आती है, और उसमें नंदू भैया का जो त्याग समर्पण था उसको जीवंत रखने के लिए, उसको स्मृति में रखने को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी का नवीन जी एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके, क्योंकि सीट तो हमारी थी, नेता तो हमने खोया है, और जब नेता हमने खोया है, नेतृत्व वहां का हमने खोया है, तो हमारा संगठन का पूरा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पुनः काबिज रहे, ताकि हमारा जो कमल का फूल है, जो हमारे कमल के फूल का निशान थे, वो जीवंत रहे और उनकी स्मृतियां भी हमारे मनोमस्तिष्क में बनी रहे। जी रामकिशोर जी, आपके लिए ये जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर आप ये सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये पारंपरिक सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता की ये सीट थी, तो अगर इस पर आप हाथ को साथ जनता के साथ मिला देते हैं हाथ को और आपको विजय श्री प्राप्त हो जाती है, तो ये तो तय है कि एक बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा, कड़ा संदेश जाएगा। तो जीत के लिए तो लड़ना तय है, लेकिन आपस में लड़ना बंद हो जाए तब तो जीत की सोचो आप। आपस में कोई लड़ाई नहीं है, और ये डर है भाजपा को कि ये सीट खो रहे हैं वो, और उन्हें उनके सर्वे और उनके जो आंकलन करता है उनको बहुत बड़ा डर बैठा हुआ, तभी तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। आप मीटिंग में नहीं आए, आप मीटिंग में नहीं आना कौन सी बड़ी भारी बात हो गई, आप बताइए। मैंने बताया कि कारण ये हो सकती है था, इस कारण से नहीं आए वो कि ठीक है, जिसको खुल के बात कर रहा हो खुल के बात करे पार्टी की, अगर वो सामने रहते पार्टी में शायद खुल के बात नहीं आ पाती, ये संभावना को लेकर वो मीटिंग में नहीं आए। अब भाजपा को पीछे लग गई, भाजपा को लग रहा है कि हमारी सीट जा रही है और ये सीट निश्चित हारेंगे, और इस सीट हारने से ही देश में लहर चलेगी और कांग्रेस की सरकार भारत में भी बनेगी। मोदी जी की सरकार जा रही है और ये पूरा का पूरा आरोप इनके ऊपर आएगा, मध्य प्रदेश के नेताओं के ऊपर। इसलिए घबराए हुए नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दे दिया, पीटी शर्मा जी ने बयान दे दिया, और भी लोग देने लगे बयान। भैया छोटी सी बात को इतना पकड़ क्यों रहे हो? आपको डर नहीं है, आपको संभावना नहीं दिख रही है, आपको कुछ नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हो? आप डरे हुए हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस छोटी सी बात को पकड़ के बैठे हैं। बाकी हिंदुस्तानी जी ने बताया बिल्कुल सही बात है, वही बात ये यहाँ स्पष्ट है, कांग्रेस का जीतने यहाँ से जीतने की लहर चालू होगी और आगे चल के सरकार बनेगी। ये महंगाई कम करे कि सरकार ये चिंता करे, सरकार में अपनी महंगाई कम करने, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, सब्जी के भाव कम करने की, उसमें नहीं जा रहे हैं। ये लगे हुए हैं कि अरुण यादव क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, सज्जन वर्मा जी क्या कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, ये छोड़ के अपने प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सर, 2 वरिष्ठ नेता नहीं आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिहाज से। मुझे लगता है कि उस टॉपिक पर जब खंडवा की बात चलती 10 मिनट 15 मिनट के लिए वो मीटिंग से इधर उधर हो जाते, लेकिन बाकी जगहों पर जहां कांग्रेस और 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने जाएगी, उपचुनाव, वहां तो उनकी बातचीत होनी चाहिए थी। कह रहे हैं मीटिंग में नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है सर। किससे पूछ रहे हैं? प्रकाश जी से पूछ रहा हूँ। देखिए नवीन जी, मीटिंग में नहीं आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर गुटबाजी नहीं होती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरती ही नहीं। लेकिन आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान के जीवन के क्या आदर्श थे जिन पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है, वो कौन से लक्ष्य थे उनके जहां बीजेपी का कार्यकर्ता चलना चाहता है, जहां नंद कुमार सिंह चौहान पहुंचे थे वहां पहुंचना चाहता है। और अगर ऐसा ही है तो अर्चना चिटनीस उस लक्ष्य तक क्यों नहीं जाना चाहती थी, वे क्यों अलग अपनी खिचड़ी पका रही थी? तो ये बड़ी विचित्र बात है। सत्ता की मलाई में सबको भागीदारी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। और
जो नेता दिवंगत हो गया, जो नेता नहीं है वो आदर्श है, उसके सपनों को साकार करना है हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है। पर हमें पता नहीं कि उनके सपने क्या हैं, क्योंकि हमें अपने पिताजी के सपने पूरे नहीं करने हैं, माताजी के नहीं करने हैं, लेकिन नंदू भैया के सपने पूरे करने हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को नंदू भैया के सपने पूरे करने हैं, और वो सपने क्या हैं ये मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं को किसी को पता नहीं होगा। मेरा ज्ञानवर्धन करें कि नंदू भैया के क्या सपने थे, यशपाल जी से ताकि मैं पूछ लेता भविष्य में कुछ बात करूं। यशपाल जी ही बताएंगे। यशपाल जी। इस सपने से मेरा मतलब है उनकी जो सक्रियता थी, संगठन के वे पुरोधा थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो पाठ अनुशासन का लेकर के, पार्टी के कार्यकर्ता की जो प्रतिबद्धता उसको लेकर के जो उनको बताई है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, ये उनका सपना था। और प्रकाश जी जनप्रतिनिधि के रूप में जब जो उन्होंने विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए उस संसदीय क्षेत्र में जो काम किए थे, और उस काम के बाद यदि वे अधूरे हैं और उनको पूरा करने का उनका कोई संकल्प था, कोई सपने थे, तो कौन पूरा करेगा? मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उन विकास निर्माण अधोसंरचना के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए तो दो तरह के सपने हैं संगठन के, हमारे पुरोधा में फिर के रहा हूं, और जनप्रतिनिधि के रूप में उनके जो काम थे, और काम कुछ अधूरे भी हो सकते होंगे, कुछ काम की कल्पना भी उनने की होगी, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, कोई नहीं कहेगा कि किसी के। जी सर। यशपाल जी, हमारे नंदू भैया तो खुद ही मोदी जी के सपने पूरे करने में लगे हुए थे। उनका लक्ष्य तो मोदी जी के सपने पूरे करना था। तो नंद कुमार सिंह चौहान जी के सपने अलग से, कहां से कोई उनके अलग से फैक्ट्री थी सपने बनाने की, कहां से सपने आए? आप बड़े वरिष्ठ हैं, मोदी जी के सपने राष्ट्रीय क्षितिज के भी है, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज के भी है, और स्थानीय स्तर पर यदि संसदीय क्षेत्र के कोई विकास के काम है, तो वो विकास के कामों का जो बीज है, या उसका जो संकल्प था, जो सपना था, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बाद ही तो पूरा किया जाएगा ना प्रकाश जी। रामकिशोर जी, तो आप जो है, आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है, एक ऐसा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत क्षेत्र रहा हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से विजयश्री हासिल करती आई है। अगर आप वहां से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जीत छीन लेते हैं, वहां कोई अच्छा प्रतिरोध खड़ा कर देते हैं, तो एक बड़ा मैसेज 2023 के लिए देंगे। लेकिन उसके पहले आपको आपस की जो कलह है वो निश्चित रूप से सुलझाने की जरूरत है। मीडिया में क्या कहने की जरूरत है कि उनके कॉलेज हैं, 1000 एकड़ बीघे जमीन, 1000 एकड़ जमीन है, राजनीति की खेती और खेती की राजनीति है, ये कहाँ जरूरी है? इसका कोई मकसद नहीं है। उन्होंने, वर्मा जी ने जो बोला है, एक जतन की बात है, वो बोला है कि व्यस्त होंगे, हो सकता है व्यस्त होंगे अपने कामों में या खेती के हो सकता है। क्या है आजकल एक ऐसे मैं अगर आपके विषय में कोई बयान दूंगा तो मैं आपसे एक फोन करके पूछ लूंगा कि रामकिशोर जी कहाँ व्यस्त हैं। ऐसा भी क्या है कि मतलब हमारे बीच में इतनी कोई दूरी है कि आप आजकल एक फोन में पूछ लेते कि अरुण जी आपको लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं तो कहाँ हो आप, तो वो बता देते कि खेती की राजनीति कर रहे हैं, कि राजनीति खेती कर रहे हैं, कुछ तो क्लियर हो जाता। आपस में बातचीत बंद है क्या? नहीं, बातचीत है, बातचीत तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कमलनाथ जी की पॉलिसी है और उसके अंतर्गत काम हुआ है, मीटिंग उसके अंतर्गत हुई है। अभी सभी यही तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी की पॉलिसी है, सज्जन वर्मा के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। ये अपने नरोत्तम मिश्रा जी को तो यही दिख रहा है ना कि मेरे को हाथ में सीट दिख रही है, वो सीट में क्या है कि परिस्थितियां जो आ रही है या जो इनका सर्वे आ रहा है उसके अनुसार इनको हारता हुआ दिख रहा है, तो ये इस तरह की बातें ला रहे हैं और कैंडिडेट अच्छा प्रत्याशी हो उसको बदनाम करने की बात कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी में सामंजस्य है, सामंजस्य काम चल रहा है और संगठन के काम चल रहे हैं उस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में पूरे में संगठन के अच्छे काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जिस तरह से आपने बता रहे कि अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। प्रकाश जी, ये अगर लोकसभा की सीट जो है कांग्रेस जीत जाती है वहां से, तो एक बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस देगी कि जनता की नब्ज वर्तमान में ये कह रही है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ समय से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता, कभी अजय सिंह जी, तो कभी नूरी खान, तो कभी सज्जन सिंह वर्मा जी, जो एक व्यक्ति विशेष का तो इसमें सपोर्ट होता है, लेकिन पार्टी के विरोध में कहीं ना कहीं वो बयान हो जाते हैं, वो एक मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने का। क्या कहेंगे?
सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो बयान दिया है वो बयान कुछ कुछ वैसा लगता है जैसे दिग्विजय सिंह जी अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर जी। और उनके बयान बड़े चर्चा में आ जाते हैं। अरुण यादव जी के बारे में पहले इस तरह की खबरें आती रही थी कि बीजेपी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है जी। ऐसा ही सॉफ्ट कॉर्नर कई नेताओं के बारे में पहले देखने में आया है जो कांग्रेस के नेता थे जी। और वो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होता जाता है जी। ये भी हो सकता है कि अरुण यादव दुविधा में हो कि वो टिकट के लिए दावेदारी जताएं या न जताएं, क्योंकि निश्चित ही खंडवा के अंगूर मीठे तो नहीं है किसी के लिए भी, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो 4 जिलों में बटा हुआ हो, 4 जिलों की राजनीति वहां पर हो रही हो और जहां दोनों ही पार्टियों में अंतर विरोध हो, तो जो भी जीतेगा वो सीट महत्वपूर्ण है। लेकिन अंगूर निश्चित ही खट्टे हैं नवीन जी। अरुण यादव जी हैं उनके लिए भी खट्टे हैं और बीजेपी के लिए भी कोई बहुत मीठे अंगूर वहां के नरकते नहीं है। नवीन जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में अक्सर हार के अंगूर खट्टे होते हैं क्योंकि जिन्हें जीत नहीं मिलती उन्हें राजनीति थोड़ी कड़वी और कसैली लगती है। खंडवा का लोकसभा क्षेत्र अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। अगर कांग्रेस उसे जीतती है तो एक बहुत बड़ा संदेश जनता का मानस स्पष्ट कर पाएगी वो 2023 के लिए। लेकिन जरूरत है कि कांग्रेस पहले अपना मानस स्पष्ट करे। आपसी बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करती है और कलह में कांग्रेस है या कांग्रेस में कलह है, इस प्रकार के नए वाक्य विन्यास चरितार्थ करती है। तो कांग्रेस को इससे उबरने की जरूरत है ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी माहौल में बोलने के लिए, तंज कसने के लिए कोई अवसर न मिले। कहीं कुछ तो है, ये संशय खत्म होना चाहिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।